यूपी चुनाव से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर है। बीजेपी ने 5 राज्यों में चुनाव के प्रभारी नियुक्त कर दिए हैं। धर्मेंद्र प्रधान को यूपी का चुनाव प्रभारी बनाया गया है। प्रहलाद जोशी को उत्तराखंड का चुनाव प्रभारी बनाया गया है। अनुराग ठाकुर, सरोज पांडे, अर्जुन राम मेघवाल यूपी के सह प्रभारी बनाए गए हैं। पंजाब, यूपी, उत्तराखंड, मणिपुर, गोवा में होने वाले हैं चुनाव और इसी के तहत ये ऐलान किया गया है। बीजेपी ने बड़े चेहरों को सियासी मैदान में उतारा है, बड़ी कमान सौंपी है। पंजाब, यूपी, उत्तराखंड, मणिपुर, गोवा में चुनाव होने हैं और धर्मेंद्र प्रधान को यूपी का चुनाव प्रभारी बनाया गया है। और हमारे साथ लगातार ब्रिजेश जुड़े हुए हैं, एसोसिएट एडिटर हैं हमारे साथ। अवनीश जी विद्यार्थी एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं हमारे साथ जुड़े हुए। लगातार अहम सवाल ये उठ रहा है अवनीश जी कि अनुराग ठाकुर, जब बड़े बड़े मंत्रियों को पद से हटाया जा रहा था, जब मंत्रिमंडल का फेरबदल हो रहा था, उस वक्त अनुराग ठाकुर को प्रमोशन दिया गया था और अब उन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है यूपी में। ठीक बात है, ये एक बड़ा डेवलपमेंट है और इस लिहाज से इसको माना जाना चाहिए कि वो युवा हैं। उत्तर प्रदेश से उनका पहले भी पॉलिटिकल कनेक्शन रहा है। वो युवा मोर्चा के प्रभारी के तौर पर कई बार उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में दौरे पर आ चुके हैं। कई बार चुनाव में उनकी बहुत बार हम लोगों ने भूमिका देखी है अलग अलग तरीके से। उनके साथ काम करने वाले टीम के लोग बहुत सारे सांसद हैं, बहुत सारे उत्तर प्रदेश की सरकार में मंत्री भी हैं। तो एक अच्छा समन्वय होगा उनका और साथ ही जो उनका दायित्व है केंद्र में, मसलन सूचना प्रसारण मंत्रालय के मंत्री हैं, वो इस लिहाज से भी काफ़ी ज़्यादा जो है उनका इन्फ्लुएंस रहेगा इन चुनाव में। और अब जब चूंकि धर्मेंद्र प्रधान के साथ पूरी एक टीम है और उस टीम में चाहे अनुराग ठाकुर हों, सरोज पांडे हों, काफ़ी विश्वस्त मानी जाती है नेतृत्व की, कैप्टन अभिमन्यु हों जो हरियाणा से आ रहे हैं, विवेक ठाकुर हों, इन तमाम लोगों को जोड़ा गया है। और इनके अलग अलग अपनी जिन जातियों से ये आते हैं उनमें भी प्रभाव है इनके। इसके अलावा जो संगठनात्मक दृष्टि से इनके काम करने का तरीका है वो संगठन ने पहले ही परख रखा। और इसीलिए न सिर्फ इसमें बल्कि जो क्षेत्रवार प्रभारी बनाए गए हैं, चाहे सुनील ओझा हों या जो है चौरसिया जी हों जिनको ब्रज क्षेत्र का प्रभारी बनाया गया है। अब आप याद करिए कि पहले रामेश्वर चौरसिया एक हुआ करते थे बिहार के विधायक, उनको उत्तर प्रदेश में इसी तरीके से पिछले चुनाव में प्रभारी बनाया गया था, लेकिन चूंकि विधानसभा चुनाव में उन्होंने बिहार में बगावत कर दी थी, वो पार्टी से अलग हो गए थे, तो अब की बात दूसरे जो है चौरसिया समाज से आने वाले विधायक को उत्तर प्रदेश में भेज करके ब्रज क्षेत्र का प्रभारी बनाया गया है। तो जातिगत समीकरण भी साधे गए हैं, अलग अलग क्षेत्रों में किसकी पकड़ है ऐसे लोगों को दायित्व दिया गया है। और देखिए जो उत्तर प्रदेश में बेहतर रिजल्ट देकर के जाता है उसका कद कितना बढ़ता है। आप एक से एक नाम देख लीजिए। नरोत्तम मिश्रा उत्तर प्रदेश में प्रभारी थे, जब लौट करके गए वापस मध्य प्रदेश तो मध्य प्रदेश के आज गृह मंत्री हैं। इसी तरीके से तमाम ऐसे सियासी चेहरे हैं, वो चाहे अमित शाह हो, जेपी नड्डा हो, बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा हमने जो उत्तर प्रदेश में दायित्व संभालते रहे और उनका सियासी कद किस तरीके से जो है वो बढ़ा। तो अब ये बड़ी चुनौती धर्मेंद्र प्रधान के लिए भी है उत्तर प्रदेश में, जहां योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में एक पूरी सरकार जो है वो अपना कार्यकाल पूरा करने जा रही है। वो सरकार है जिस पर हिंदुत्व के ब्रांड एम्बेसडर खुद अपने आप में योगी आदित्यनाथ माने जाते हैं। इसके अलावा उनके अपने गवर्नेंस का जो मॉडल है वो काफी देश भर में चर्चित है, उस पर बात होगी। जातियों के समीकरण को लेकर के बीजेपी बहुत ज्यादा काम कर रही है। हमने इस प्रभारी सूची में भी देखा किस तरीके से जातीय गणित का ध्यान रखा गया है, क्षेत्रवार भी और प्रभारी बनाए गए उनमें भी। तो ये सारी चीजें किस तरीके से जो संगठन की राष्ट्रीय और जो प्रदेश की का नेतृत्व है उसकी रणनीति को कैसे जमीन पर उतार पाएंगे, ये बड़ी चुनौती होगी। ब्रिजेश जी भी हमारे साथ जुड़े हुए। अवनीश जी, ब्रिजेश जी, यहाँ पर खास बात यह है कि सियासी जो है सियासत में तो माहिर हैं ही अनुराग ठाकुर, खेल के मैदान में भी काफी धुरंधर माने जाते हैं और सबसे युवा मंत्री भी हैं केंद्र में। तो वो किस तरह से रणनीति बनाएंगे यूपी में, कैसे इसे समझा जाए? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि एक जो उनके पास सूचना प्रसारण मंत्रालय है, सबसे अहम जिम्मेदारी एक सूचना प्रसारण मंत्री के तौर पर अनुराग ठाकुर की है। बाकी चीज़ों को उत्तर प्रदेश से जो जिस तरह से जुड़ाव अनुराग ठाकुर का रहा है वो किसी से छिपा नहीं रहा। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप सोचिए, जिस वक्त बड़े बड़े मंत्री, आपने खुद पहले कहा कि जब बड़े बड़े मंत्री जो हटाए गए उस वक्त अनुराग ठाकुर को प्रमोशन दिया गया, तो जाहिर तौर पर पार्टी को विश्वास है अनुराग ठाकुर के ऊपर कि अनुराग ठाकुर जो है न सिर्फ युवा चेहरे हैं बल्कि
जिस तरीके का उनका व्यक्तित्व है उसके जरिए वो जो है लोगों को जोड़ पाएंगे। लेकिन मैं इस सबसे अलग एक बात कहना चाहता हूं। आप देखिए कि अगर प्रभारी सहित सह प्रभारी अगर आप इनको देखें तो 8 राज्यों का प्रतिनिधित्व उत्तर प्रदेश के प्रभार के तौर पर दिया गया है। अब आप इसको किस तरीके से समझिए कि आप देखिए, चाहे वो उड़ीसा से धर्मेंद्र प्रधान आते हैं, राजस्थान से अर्जुन राम मेघवाल आते हैं, इसके साथ ही हिमाचल से अनुराग ठाकुर आते हैं, सरोज पांडे छत्तीसगढ़ से आती हैं, झारखंड से अन्नपूर्णा देवी आती हैं, बिहार से विवेक पांडे आते हैं। तो ये सारे लोगों को किस तरीके से अलग अलग राज्यों के नेताओं को उत्तर प्रदेश में प्रतिनिधित्व दे करके ये कोशिश की गई है कि लगभग सभी क्लास को यहाँ रिप्रेजेंट किया जाए। आप देखिए, अन्नपूर्णा देवी MOS के तौर पर केंद्र सरकार में है, उनको यादव कोटे से मंत्री बनाया गया था और उनको उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया गया है। शोभा करंदलाजे कर्नाटका से आती, कर्नाटका का फेमस चेहरा है और कृषि राज्य मंत्री उन्हें उत्तर प्रदेश का सह प्रभारी बनाया गया। इसके पीछे की वजह आप समझिए, यादव वोट बैंक यानी समाजवादी पार्टी के साथ कहीं ना कहीं आपकी टक्कर है। ऐसे में आप अन्नपूर्णा देवी के जरिए चोट वहां पर करना चाहते हो और कभी लालू प्रसाद यादव की बेहद करीबी रही अन्नपूर्णा देवी। तो ओवरऑल ये जो तैनाती की गई है, ये भले ही लोगों को लगे कि यार गैर हिंदी भाषी राज्यों के नेता यहाँ पर आकर किस तरीके से उत्तर प्रदेश की सियासत को समझ पाएंगे, लेकिन ये जितने भी चेहरे हैं ये सभी चेहरे मंझे हुए सियासतदान हैं। इन्हें सियासत की भाषा बहुत अच्छी तरीके से मालूम है और यही बात है कि उत्तर प्रदेश के प्रभारी और सह प्रभारी के तौर पर इनकी तैनाती की गई है। तो ये जो तैनाती और पूरे सोच समझ के पूरी स्ट्रेटजी के साथ की गई है, जिससे 2022 में एक तरह से जो है एक नई तस्वीर के साथ मिशन बीजेपी का कामयाब हो सके। आपको इससे पहले ध्यान होगा ओम माथुर को गुजरात का प्रभारी बनाया गया। इस दिनेश शर्मा जिनका कोई वो मेयर थे केवल उत्तर प्रदेश से, उन्हें जाकर के गुजरात में सह प्रभारी के तौर पर तैनात किया गया। तो वो तमाम चीज़ें हैं, बीजेपी समय समय पर अपनी इस तरह की सरप्राइजिंग स्ट्रेटजी अख्तियार करती रही है और 2022 में उत्तर प्रदेश का चुनाव बेहद अहम है और यही वजह है कि सभी जो खांटी राजनेता हैं उनको यहाँ पर उत्तर प्रदेश के चुनाव में उतारा जा रहा प्रभारी और सह प्रभारी बनाकर। जी अवनीश जी, सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से ब्रजेश जी कह रहे थे कि शोभा करंदलाजे किसान कल्याण मंत्री हैं, किसान का बैकग्राउंड है उनका, तो यहाँ पर प्रदेश में किसान भी नाराज हैं। हालांकि केंद्र से लगातार मांग की जा रही है किसान बिल को वापस लेने की, तो यहाँ क्या किसानों को साधने की इनकी रणनीति हो सकती है क्या? देखिए, बिल्कुल हर तरह के जो है हथियार इस्तेमाल करेगी बीजेपी। आप देखिए, आज अलीगढ़ में प्रधानमंत्री जिस विश्वविद्यालय का शिलान्यास कर रहे हैं, वो विश्वविद्यालय भी जाट समाज के राजा से जुड़ा हुआ, उनका बड़ा क्रांतिकारी उनकी भूमिका रही है स्वतंत्रता आंदोलन में। तो अब किस चीज़ को किस चीज़ से कनेक्ट करना है, ये सियासत में काम करने वाले लोग जानते हैं। इसीलिए ये जो तमाम सारी तैनातियां हुई हैं सियासी चेहरों की, वो इन्हीं के पीछे, उनके पीछे का पॉलिटिकल बैकग्राउंड, राजनीतिक बैकग्राउंड जो भी है, उसके अलावा उनके जातिगत बैकग्राउंड को, उनके क्षेत्रीय बैकग्राउंड को ध्यान में रखते हुए इनकी तैनाती की गई है और उनके अपने गुण को पहले भी नेतृत्व परख चुका है। उत्तर प्रदेश से भी बहुत सारे लोग बाहर जा चुके हैं। स्वतंत्र देव सिंह मध्य प्रदेश के प्रभारी थे, केशव मौर्य अभी बंगाल में सह प्रभारी बनाए गए थे, दिनेश शर्मा को जैसे ब्रजेश ने बताया वो गुजरात के प्रभारी थे। तो ऐसे बहुत सारे लोगों को अलग अलग भूमिका दी जाती रही है, बीजेपी में परंपरा रही और इसी लिहाज से अलग अलग राज्यों के लोगों को उत्तर प्रदेश में उनकी अपनी पहचान की वजह से भूमिका दी जा रही है। अर्जुन राम मेघवाल की वैसे भी छवि बहुत ही डाउन टू अर्थ रही है। कभी वो साइकिल से संसद भवन जाते हुए दिखाई देते थे। बहुत ही आम जो इंसान होता है, भले ही कद उनका कितना भी बड़ा हो जाए, लेकिन वो हमेशा आम लोगों की तरह व्यवहार करते हुए नजर आते थे और हमेशा लाइमलाइट में अपने व्यवहार कुशलता की वजह से वो आते थे। तो वो क्या आम लोगों के बीच ठीक उसी तरह से जाएंगे और अपने व्यवहार कुशलता से वहाँ लोगों को जीतने की कोशिश करेंगे? क्या ये व्यवहार उनका वहाँ काम आने वाला है या फिर कुछ और रणनीति होगी उनके यहाँ पर सह प्रभारी के रूप में? नहीं, देखिए, व्यवहार भी है, उनका अनुभव लंबा है, वो लगातार संसद में चुन करके आ रहे हैं और जो सीमावर्ती इलाका है राजस्थान का, एक बड़ी सीमा जो है, चाहे सहारनपुर की तरफ से अगर आप देख लें या फिर इधर बागपत की तरफ से देख लें, काफ़ी सारी सीमा जो है वो राजस्थान के आसपास के इलाकों से जुड़ती है, आगरा के पास की भी सीमा जुड़ती है। तो ऐसे में उन इलाकों में उनका अपना प्रभाव होगा, तो उन इलाकों में कैसे वो बीजेपी के लिए लोगों को जोड़ पाएंगे। दूसरा, संगठनात्मक दृष्टि से वो पुराने कार्यकर्ता हैं बीजेपी के, लगातार वो बीजेपी के साथ ही जुड़े रहे हैं, तो उस दृष्टि से उनका अनुभव जो है वो बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं काम
आएगा। और जिस तरीके से बाकी चेहरे भी हैं, धर्मेंद्र प्रधान का ही जिक्र बार बार करूंगा। मुझे याद है उत्तर प्रदेश से 2014 के बाद जब विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू हुई थी, तब उज्ज्वला योजना उत्तर प्रदेश के बलिया से शुरू हुई थी। और धर्मेंद्र प्रधान एक समय में युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा करते थे जब बीजेपी विपक्ष में थी। तब उनकी अपनी टीम के लोग, दयाशंकर सिंह, तमाम सारे लोग उत्तर प्रदेश में प्रभावी थे। बलिया से शुरुआत की थी उन्होंने उज्ज्वला योजना की। अब जब पार्ट 2 की शुरुआत की गई तो बुंदेलखंड से शुरू की गई है। तो अब आप देखिए कि उनकी अपनी जो भूमिका है ना वो दिखाई पड़ेगी। अब आप देखिए विश्वविद्यालयों की एक पूरी चेयर उत्तर प्रदेश में आ रही है, शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान। तो कई दृष्टि से उनकी अपनी भूमिका जो है उत्तर प्रदेश में रहेगी। वो तुलनात्मक दृष्टि से युवा भी हैं, अनुभव भी उनका खूब है और नेतृत्व का विश्वास उनको हासिल है। अब देखना कि वो उत्तर प्रदेश में अपनी रणनीति, अपनी पहचान को किस प्रकार से जो है छोड़ पाते हैं। जी ब्रिजेश जी, ये तो किस तरह के ये मंत्री हैं, किस किस क्षेत्र में इनको कुशलता हासिल है, क्या इनकी छवि रही है, किस तरह से इनका राजनीतिक सफर रहा है, ये तो तमाम बातें हैं। इसके इतर उत्तर प्रदेश में हमेशा से सबसे ऊपर जातिवाद हावी रहा है। जब भी चुनाव लड़े जाते हैं तो जातीय समीकरण बेहद खासा उसका प्रभाव रहा है। तो जब ये सभी यहाँ के लिए चुने गए हैं, ये जो भी बड़े चेहरे हैं, चाहे वो प्रभारी हैं या सह प्रभारी हैं, वो यहाँ पर जातीय समीकरण इनके लिए कितनी बड़ी चुनौती होगी जब वो यहाँ पर जाएंगे और काम करना शुरू करेंगे, आगामी विधानसभा की चुनावी रणनीति तैयार करेंगे। तो देखिए, सबसे बड़ी बात है, मैंने पहले भी जिक्र किया कि अन्नपूर्णा देवी आप यादव कोटे से आती हैं और कोडरमा के, जो एक तरह से देखा जाए तो झारखंड के बिल्कुल आइसोलेटेड एरिया से जाती हैं, जो है वो वहाँ से आई, सांसद बनी, मंत्री बनी। उनको मंत्री सिर्फ इसलिए बनाया गया। उत्तर प्रदेश में जो अभी जो केंद्रीय विस्तार हुआ मंत्रिमंडल का, उस विस्तार में 7 चेहरे यहाँ से जो है मंत्रिमंडल में आए, जिनको जो ओबीसी कोटे से थे, जो अनुसूचित जाति कोटे से थे, उनको यहाँ पर मंत्री बनाया गया, सिर्फ ये बताने के लिए कि जो सोशल जस्टिस है उसको बीजेपी किस तरीके से फॉलो करती है, आगे बढ़ाती है। अर्जुन राम मेघवाल की तैनाती इस लिहाज से भी बेहद अहम है, जैसे अवनीश जी ने कहा कि पड़ोसी राज्य से तो आते ही हैं और उत्तर प्रदेश का एक बड़ा हिस्सा राजस्थान की सीमा के साथ लगता है, लेकिन इसके साथ ही अनुसूचित जाति मोर्चे के वो अध्यक्ष भी रहे। और सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश की जो सियासत है वो ओबीसी और अनुसूचित जाति के वोट बैंक के बीच फंसी हुई है और बीजेपी लगातार कोशिश कर रही है कि जाट वोट बैंक का जो डैमेज हो, उस डैमेज कंट्रोल को वो अनुसूचित जाति और ओबीसी के वोट बैंक के साथ फुलफिल कर सके। तो ये जो तैनाती है, वो तैनाती कई बार जहां राजनीतिक दृष्टिकोण से तो है ही है, लेकिन सामाजिक समीकरणों को साधने के लिहाज से भी ये प्रभारी और सह प्रभारियों की तैनाती बेहद अहम है और इस लिहाज से तैनाती की गई है जी। ये और इसके साथ ही जो क्षेत्र प्रभारी हैं उनकी तैनाती भी की गई है। अभी जो 6 प्रांत हैं, उत्तर प्रदेश को सियासी नजरिए से 6 प्रांतों में बांटा गया और 6 प्रांत के प्रभारियों की भी घोषणा हो चुकी है। वहां पर भी अलग अलग समीकरणों के हिसाब से प्रांत प्रभारियों को लेकर के आया गया। तो आप सोचिए, बीजेपी यूं ही कुछ नहीं करती, जो भी कुछ करती है उसके पीछे कोई ना कोई सियासी मायने होते हैं और वो सियासी मायने यही है कि चाहे वो जाति समीकरणों को सेट करने वाले हों, सामाजिक समीकरणों को सेट करने वाले हों, अपनी छवि से पार्टी को लाभान्वित करने वाले हों, या फिर एक ऐसा प्रोफाइल हो जिस प्रोफाइल से लोग एक तरह से जो है अट्रैक्ट हो सकें, पार्टी के साथ जुड़ सके। तो वो तमाम चीजों का कॉम्बिनेशन आपको इस प्रभारी और सह प्रभारियों की तैनाती के दौरान देखने को मिल रहा है। ये जाति समीकरण भी सेट कर रहे हैं। जो कुशल रणनीतिकार हैं वो अपने तरीके से स्ट्रेटजी भी तैयार करेंगे और अपने चेहरे से, अपनी रणनीतिक कुशलता से पार्टी को लाभान्वित करने की कोशिश करेंगे। ये उम्मीद पार्टी कर रही है और इसीलिए प्रभारी और सह प्रभारियों की तैनाती की गई है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद ब्रिजेश जी आपका और अवनीश जी आपका इस तमाम जानकारी के लिए।